गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस किया था चैप्टर में। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इस सेशन में ये फोर्थ पार्ट है आपके सेकेंड लेसन का। इसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th. It is involved in a fixation of nitrogen in leguminous plants. आप लोगों ने आपकी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6 और 7th में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम रिजोबियम है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास के वातावरण में जो नाइट्रोजन रहती है उसको प्लांट को प्रोवाइड करता है। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, मटर जो होते हैं, दालों के जो होते हैं, फल वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनको ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। Recall that the rhizobium lives in a root nodules of leguminous plants. ये कहाँ पर रहता है रिजोबियम? जो बैक्टीरियम है वो कहाँ पर रहता है? जो रूट नेड्यूल्स होते हैं, जो रूट में इसकी जो जड़ होती है, जड़ में छोटे छोटे जो गांठें बनी होती हैं, निड्यूल्स जो होते हैं, उसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनी होती है, उसमें ये बैक्टीरिया रहता है। क्या करता है ये? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहता है वो किसको प्रोवाइड करता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, सच एज बीन्स एंड पीस, विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसके साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब साथ साथ लेग्यूमिनस प्लांट्स और रिजोबियम बैक्टीरिया साथ साथ रहते हैं। क्या करता है ये? नाइट्रोजन फिक्स करता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गैस फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। क्या होता है? नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है? बायोलॉजिकल प्रोसेस से होती है और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमने अभी डिस्कस करी, जो बैक्टीरिया जिसमें यूज़ होता है, और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जो लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है तब भी नाइट्रोजन एक प्लांट में नाइट्रोजन प्रोवाइड हो जाता है एक प्लांट में। बट यू नो दैट्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन ये इतना सब कुछ होता है, नाइट्रोजन, इतने सारे प्लांट्स नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 78% हमारी जो गैस, हमारे 100% में से जो 78% जो गैस है वो नाइट्रोजन ही है। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो होती है वो सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्या ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट्स होती है, इसमें से छोटे छोटे ऐसे गांठें बनी रहती है। इसके अंदर ये बैक्टीरिया, जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो रहता है। ये रियल में कुछ इस तरीके का दिखता है, छोटी छोटी आपको गांठें दिख रही होगी, इसमें ये बैक्टीरिया रहता है। ये क्या करता है? इन्वायरमेंट में, एयर में, जो इन्वायरमेंट में जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ये लेता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है, प्लांट को नाइट्रोजन देता है। और वो कौन सी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, साथ साथ काम करती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लेता है और उससे बदले में क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को। इतना सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। आपका लास्ट टॉपिक है ये नाइट्रोजन साइकिल। आर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of the proteins, chlorophyll, nitric acids and vitamin. जो नाइट्रोजन है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स
क्लोरोफिल, नाइट्रिक एसिड, विटामिन्स में ये प्रेजेंट होता है। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals। अब क्या है, जो भी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae present in a soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into components of nitrogen। तो हमारे आसपास जो वातावरण में जो गैस की मात्रा में नाइट्रोजन रहती है उसे प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते। इसके लिए वो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae की हेल्प लेते हैं, जो कि वो जो नाइट्रोजन जो गैस के रूप में प्रेजेंट होती है उसको एक कंपोनेंट में चेंज कर देते हैं और फिर वो जो प्लांट्स होते हैं उसे यूजेबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae, फिर प्लांट्स उसको यूटिलाइज़ करते हैं। रूट कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे लेते हैं, रूट्स की हेल्प से वो नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन इज़ देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स, फ्रूट्स और ये सब के अंदर जाती है और इसमें यूज़ होती है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दोज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपोनेंट्स। और एनिमल्स जो ये चीज़ें खाते हैं, एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं और हम जो प्लांट्स खाते हैं उससे हमारी बॉडी में जो पर्याप्त नाइट्रोजन हमें चाहिए होती है वो मिलती है, और जो एनिमल्स को चाहिए होती है नाइट्रोजन वो इस रूप से एनिमल्स को मिलती है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in a soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous component to be used by plant again। और जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और फंगी जो रहते हैं सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको वापस से काई में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको प्लांट्स वापस से यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गैस गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उन्हें गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वापस से इन्वायरमेंट में वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। इसी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो रेशो है नाइट्रोजन गैस का वो सेम ही रहता है। ठीक है, हमने नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करी। नाइट्रोजन साइकिल एक बार और देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स खुद नाइट्रोजन, जैसे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं हम ऑक्सीजन, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स और हम नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते। इसके लिए क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई जो होती है, फंगी और कुछ ब्लू ग्रीन अलगाई जो होती है, वो क्या करते हैं, हमारी जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजनस यूज़फुल नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देती है। उसके बाद प्लांट्स उसको लेते हैं। प्लांट्स जब लेते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी लीव्स जो भी हम, और फिर जब हम उसे कंज्यूम करते हैं एज अ फ्रूट, एज अ वेजिटेबल, एज अ लीफ, उसके बाद हमारे अंदर वो नाइट्रोजन चली जाती है। और एनिमल्स अगर उसे कंज्यूम करते हैं तो एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन की जितनी नाइट्रोजन की ज़रूरत उन्हें होती है उन्हें वो मिल जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है, जब ये वाले प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तब क्या होता है कि कुछ फंगी और बैक्टीरिया इसको हमारे अंदर जो नाइट्रोजन रहती है और एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देती है। और नाइट्रोजन कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं, जो कि वापस से इन्वायरमेंट में चली जाती है और नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो सेम होता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि कैसे ये साइकिल वर्क करती है। ये जो डायग्राम है, डायग्राम के रूप में भी आपको यही समझाया गया है। इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी और एक्सरसाइजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते।
हाँ, अगर हमारी आँखों में कोई लेंसेज नहीं लगे हैं या फिर हमें इसको देखने के लिए कोई भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है या फिर हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स एंड मार्शी लैंड्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर तरीके के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ठंडे क्लाइमेट में, सबसे ठंडे क्लाइमेट में रह सकते हैं, सबसे हॉट क्लाइमेट में रह सकते हैं, डेजर्ट वाले इलाके में रह सकते हैं और दलदली इलाके में भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर मिलते हैं? एयर में जो सांस हम लेते हैं, जो आसपास जो एयर हवा जो होती है उसमें मिलते हैं। वाटर जो होते हैं, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ में प्लांट्स और एनिमल्स में की बॉडीज़ में भी और हमारी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। दे कैन बी सिंगल सेल, मतलब यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, एक सेल से बने हुए हो सकते हैं, और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं कि एक से ज़्यादा सेल से बने हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अलगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का 4 भागों में बांटा गया है। क्या नाम है उसके? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगी। और वायरसेस भी एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। थ्रो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स। Viruses are quite different from other microorganisms. They reproduce only inside the host organisms, bacterium, plants or animal cell. अब क्या होता है? अब बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, सम अलगाई और वायरसेस में क्या डिफरेंस है कि वायरसेस जो होते हैं वो किसी शरीर में ही पैदा होते हैं। उन्हें किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, किसी शरीर की ज़रूरत होती है। अब वो शरीर किसी प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, किसी बैक्टीरिया का शरीर भी हो सकता है वो, लेकिन वायरसेस को प्रोड्यूस होने के लिए किसी शरीर की आवश्यकता होती है। सम microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, जैविक जो वेस्ट होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और काय में कन्वर्ट उसको खा के काय में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सब्सटेंस में, छोटे से सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वापस से जो कि इन्वायरमेंट को एक तरीके से क्लीन कर देता है। इसका एग्जांपल क्या है? जो भी छिलके होते हैं, वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, जो काऊ डग होता है और एनिमल्स का ह्यूमन वेस्ट जो होता है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा के छोटे छोटे हिस्से में, छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अलग अलग रूप में यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को वापस से क्लीन अप कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। प्रोटोजोआ को सीरियस डिसीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआस जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत सीरियस डिसीज़ पैदा करते हैं। कौन से? डायसेंट्रिया एंड मलेरिया। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आर फूड एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे खाने के अंदर पैदा होते हैं, और अगर वो खाने को हम कंज्यूम करते हैं, खाने को अगर हम खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। Some microorganism resides in a root nodules of leguminous plants. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस जो होती है, डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में के फॉर्म में जो प्रेजेंट होती है वो नहीं ले सकते। इसी वजह से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जो पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पीस, इन सब के जो प्लांट होते हैं उसके अंदर एक छोटे छोटे रूट्स में गांठें जैसी बनी होती है, छोटे छोटे रूट्स में गांठें बनी होती है, जिसमें रेजोमियम बैक्टीरिया रहता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको सिंपल यूजेबल नाइट्रोजन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है, और इससे प्लांट जो है वो सॉइल की सहायता से, सॉइल के अंदर जो रहता है उस जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन उनकी बॉडी में लेता है और
इससे नाइट्रोजन साइकिल इससे कंटिन्यू होती है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous component। जो हमने डिस्कस किया वही चीज़ बताई है इसमें भी। सर्टन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। अब ये सब होने के बाद जब डेड हो जाते हैं प्लांट्स जब मर जाते हैं, एनिमल्स जब मर जाते हैं, उसके बाद जब उनके नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उसको वापस से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाती है, जिससे क्या होता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब एक्सरसाइजेस डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइजेस में फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कैसे देख सकते हैं, किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सेकेंड है ब्लू ग्रीन algae फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन algae जो होती है वो क्या फिक्स करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है, नाइट्रोजन देती है सॉइल को, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी उपजता बढ़ाने के लिए। तो क्या इस ब्लैंक में क्या आएगा, नाइट्रोजन। थर्ड है अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैश। अल्कोहल किसकी हेल्प से बनती है, यीस्ट की हेल्प से बनती है, YEAST यीस्ट की हेल्प से अल्कोहल बनती है। क्लोरा इज़ कॉज्ड बाय डैश। क्लोरा कैसे होता है, क्लोरा जो बीमारी होती है किससे होती है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होती है। एक बार इसके आंसर्स जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन के साथ इसके आंसर्स भी लिख रखे हैं। फर्स्ट का आंसर है माइक्रोस्कोप, सेकंड का नाइट्रोजन, सी का आंसर है यीस्ट और फोर्थ जो है डी का आंसर है बैक्टीरिया। ठीक है, ये आप आपकी बुक में फिल कर लीजिएगा और आपकी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। सेकंड जो है वो है टिक द करेक्ट आंसर्स। सही जो आंसर्स है उनको टिक करना है। सबसे पहले है यीस्ट इज़ यूज इन अ प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तो यीस्ट अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। शुगर के प्रोडक्शन में यीस्ट यूज़ नहीं होता, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के नहीं होता, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में भी यीस्ट क्यों यूज़ होगा, अल्कोहल के प्रोडक्शन में यीस्ट यूज़ होता है। सेकेंड है द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। इसमें से कौन सी चीज़ एंटीबायोटिक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, अल्कोहल नहीं है, यीस्ट नहीं है। एंटीबायोटिक कौन सी है, स्ट्रेप्टोमिसिल। ठीक है। थर्ड वाला है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज़। मलेरिया किससे फैलता है, कौन सा मच्छर जो है, कौन सा मॉस्किटो जो है वो मलेरिया फैलाता है, तो इसका आंसर है फीमेल एनोफोसिस मॉस्किटो। ये क्या होता है, ये मलेरिया कॉजिंग कैरियर ऑफ मलेरिया है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ इज़। सबसे कॉमन जो कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती है उसका कैरियर कौन है। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब कि वो पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें वो डिसीज़ हो जाती है, या किसी एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो डिसीज़ हो जाती है हमें। तो सबसे कॉमन कैरियर कौन सा है, हाउस फ्लाई। ठीक है, जो मक्खी जो आसपास हमारी घूमती रहती है, मक्खी जो होती है सबसे कॉमन कैरियर होती है डिसीज़ की। ये किसी भी चीज़ को किसी भी खाने की चीज़ पर बैठती है और वो उसे कंटामिनेटेड ख़राब कर देती है, उसको कंटामिनेट कर देती है, और जब हम उसे खाते हैं तो वो डिसीज़ हमें हो सकती है। तो इसका आंसर होगा हाउस फ्लाई, सेकेंड ऑप्शन। अब है फोर्थ, द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। हमने देखा था जब हम इडली बनाते हैं और जब ब्रेड के लिए आटा गूंथते हैं मैदे का, तब वो थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा फूल जाता है। तो वो क्यों होता है, इसका आंसर है ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। क्योंकि यीस्ट जो हम उसमें डालते हैं उसके ग्रोथ होने लगती है, वो बढ़ते जाते हैं और उसकी वजह से जो ब्रेड है और जो इडली है उसका जो बैटर होता है, उसका जो डो होता है वो फूल जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड। जिस प्रोसेस से शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यीस्ट इज़ यूज इन अ प्रोडक्शन ऑफ
अल्कोहल के प्रोडक्शन में यीस्ट का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक, कौन सी? सेकेंड वाला, सेप्टोमिसिल। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, कौन सा मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफोसिस मॉस्किटो से। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज हाउस फ्लाई, मक्खी। द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ, किस लिए फूल जाता है वो? ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। यीस्ट सेल जो होती है वो बढ़ती जाती है, ग्रोथ होती जाती है उनकी, और इस वजह से वो फूल जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जिससे शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉमन कॉलम फर्स्ट विथ देयर एक्शन इन कॉलम सेकेंड। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या होता है? तो ई से इसको मैच करेंगे, कॉजिंग क्लोरा। क्लोरा जो बीमारी होती है वो बैक्टीरियम डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होती है। रिजोबियम, रिजोबियम जो है वो क्या है? रिजोबियम क्या करता है? रिजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में यूज़ आता है। तो ये फिक्सिंग नाइट्रोजन, ए वाले पोर्शन से इसको मैच करेंगे। लैक्टोबैसिलियम क्या होता है? वो सेकेंड बी वाला जो है, बी से इसको मैच करेंगे, सेटिंग ऑफ कर्ड मतलब दही के लिए, दही बनाने में इस बैक्टीरिया का यूज़ आता है। यीस्ट काय के लिए यूज़ होता है? यीस्ट यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकिंग ऑफ ब्रेड को बेक करने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये इसको कैसे मैच करेंगे? सी वाले पोर्शन से मैच करेंगे। अब प्रोटोजोन क्या होता है? प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया होता है, मलेरिया वाली डिसीज़ होती है, तो कॉजिंग मलेरिया। फिर है आपका फिफ्थ वायरस कौन सा वायरस है? तो एड्स जो दिक्कत होती है, एड्स की जो बीमारी होती है वो वायरसेस की वजह से होती है। तो ये इसको वायरसेस को कैसे हम मैच करेंगे? एफ वाला जो है कॉजिंग एड्स, इससे मैच करेंगे। तो मैच द कॉलम के जो आंसर है वो एक बार ये आंसर इसमें भी देखिए, फर्स्ट को ई से करेंगे, सेकंड को ए से करेंगे, थर्ड वाले को बी से करेंगे, फोर्थ वाले को सी से करेंगे, फिफ्थ वाले को डी से करेंगे और सिक्स वाले को एफ से करेंगे। इससे आपके मैच द कॉलम कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, जो आपकी बुक में दिया गया है वो है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद अ नेकेड आइज? इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी आँखों से देख सकते हैं क्या? और मतलब जो हमारी नॉर्मल आँखें हैं उससे हम देख सकते हैं क्या? और अगर नहीं तो क्यों नहीं देख सकते? तो इसका आंसर आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज़। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अब हम हमारी आँखों से नहीं देख सकते, हमारी जो नॉर्मल आँखें हैं उससे हम नहीं देख सकते, बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, क्योंकि वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी बहुत छोटे होते हैं। सम ऑफ दिस सच एज फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उनमें से कुछ जो है, जैसे फंगस जो है जो ब्रेड पर उगती है, जो हमने देखा था शुरू में, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी है, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और उसके अलावा जो भी है उसको हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेजर ग्रुप क्या है? इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इसका आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है उनकी साइज़ के मुताबिक, कि वो कितने छोटे हैं, उस साइज़ के मुताबिक उनको बांटा गया है। उसमें से 4 ग्रुप में उनको बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। उनके नाम है, फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और फिर सम अलगी। ठीक है, इस 4 ग्रुप्स में
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है। फिर आपका 6th क्वेश्चन है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। एक किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताएं जो कि विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल, जो कि हमारे वातावरण में जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन होती है वो कैसे सॉइल मतलब मिट्टी में डालती है, प्रोवाइड करती है, फिक्स करती है। तो ऐसे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 3 बैक्टीरिया जो है उनके नाम दिए गए हैं, आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फिर आपका 7th क्वेश्चन है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लीव्स। हमने इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, कुछ थे फ्रेंडली, कुछ थे डिसीज़ कॉजिंग। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में आपको 10 लाइन्स लिखनी है, 10 यूज़फुल लाइन्स लिखनी है। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर हम की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। कैसे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलियम कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलियम जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को काय में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दूध को काय में दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका पहली चीज़ हो गई, हम दही बना सकते हैं लैक्टोबैसिलियम का यूज़ कर। सेकेंड है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ मेकिंग ऑफ चीज़। जब चीज़ बनता है, चीज़ जो हम खाते हैं उसके लिए भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। बैक्टीरिया के यूज़ से ही चीज़ बनाया जाता है। तो ये सेकेंड यूज़फुलनेस लाइन हो गई। एसिटोबैक्टर एसिटी इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसिडिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी, जिसका यूज़ होता है एसिटिक एसिड बनाने के लिए। अल्कोहल से बनता है एसिडिक एसिड, तो इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए। फोर्थ है, यीस्ट इज़ यूज्ड इन अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। यीस्ट जो बैक्टीरिया है उसका यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है, वाइन बनाने में यूज़ किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री जो है, बेकरी प्रोडक्शन, बेकरी ब्रेड जो बनाई जाती है, केक्स, पेस्ट्रीज़ जो बनाई जाती है, उसमें यीस्ट डलता है। तो ये यीस्ट यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बनाने के लिए। सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ स्पेसिफिक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो टैबलेट्स होती हैं, जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तब डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं, जिसको खाकर हम ठीक हो जाते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट्स एज क्लींजिंग एजेंट्स एंड कंपोज वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू माइनर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लीन करते हैं, एक तरीके से क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट जो भी चीज़ें होती हैं उसको माइनर में, खाद में कन्वर्ट कर देती है, डिकम्पोज करके खाद में कन्वर्ट कर देती है। डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, और जो वीक होते हैं, कमज़ोर माइक्रोब्स होते हैं, उनको वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए, वैक्सीन वाली जो प्रोसेस होती है वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सम ऑफ बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी जो होती है, सॉइल की उपजता जो होती है, मिट्टी की उपजता जो होती है वो बढ़ती है। अलगी, यीस्ट, फंगी और बैक्टीरिया may be used as an ingredient or a substitute for protein-rich foods that are suitable for human or animal consumption. अलगी, यीस्ट और फंगी जो होता है और बैक्टीरिया जो होती है, उन सब का यूज़ किया जाता है उसको एक एज अ सब्सटीट्यूट,
उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बदल सकते हैं जो भी प्रोटीन रिच फूड होता है उससे, जो ह्यूमंस और एनिमल्स खाते हैं उसको हम अलगी और यीस्ट, फंगी और बैक्टीरिया से कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोटीन रिच फूड को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बदल सकते हैं इन सब में। Some microorganisms are taken as probiotics that are believed to provide health benefits when consumed. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रोबायोटिक्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। प्रोबायोटिक्स मतलब जब हमारी जैसे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी तबीयत ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रोबायोटिक्स खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन है वो मिल सके, हमारी बॉडी ज़्यादा हेल्दी बन सके। अगर हम उसका कंज्यूम करते हैं, जैसे कुछ अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है तो बिना कमी के भी हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे खाते हैं तो हम मोर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब 8th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो भी हार्म करते हैं, जो भी नुकसान करते हैं, उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। 8th वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं समझा देती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल नहीं, हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब नुकसानदेह है, नुकसान करते हैं हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस कॉजेज डिसीज़ इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ उसमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर डिसीज़, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस और जर्म्स एंटर अ हेल्दी बॉडी थ्रू एयर, वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड इन्फेक्टेड पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाय द कैरियर्स। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में जो भी खाना अगर हम खाते हैं, जो भी फूड हम अगर कंटामिनेटेड ख़राब फूड अगर हम खा लेते हैं, कोई भी ख़राब पानी पी लेते हैं, ख़राब जगह पे हम सांस ले लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फेक्ट कर देते हैं। वो जो बीमारी हमें डायरेक्ट किसी पर्सन से भी हो सकती है, किसी पर्सन को उससे भी हो सकती है, या फिर कोई एनिमल की वजह से भी हो सकती है, जैसे कोई मक्खी की वजह से, मच्छरों की वजह से भी हो सकती है। कॉमन जो बीमारियां होती है, जैसे कोल्ड, ठंड लग जाती है, बुखार, ठंड लग के बुखार आ जाता है छोटा मोटा, और सर्दी खांसी जो हो जाती है, और पोलियो जो बीमारी है, चिकन पॉक्स जो छोटी माता जिसे बोलते हैं, ये बीमारी हमें वायरसेस की वजह से होती है। फूड एंड माउथ डिसीज़ इन अ कैटल आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। फूड और माउथ वाली जो डिसीज़ होती है एनिमल्स में, वो भी वायरसेस की वजह से होती है। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो दो डिसीज़ है वो कैसे होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। एंड रिक्स डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है, जो एकदम सीरियस डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। डिसीज़ लाइक डायसेंट्री और मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसीज़ लाइक डायसेंट्री जो डिसीज़ होती है और मलेरिया जो डिसीज़ होती है वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। रिगवॉर्म इज़ कॉज्ड बाय फंगी। रिगवॉर्म जो होता है वो फंगी की वजह से होता है। सेवरल माइक्रोब्स कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स एंड दस रिड्यूसेस द यील्ड। कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट में डिसीज़, प्लांट को बीमार करते हैं। कुछ बीमारी है जैसे सिट्रस कैंकर, बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये अफेक्ट्स ट्रीज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स एंड इज स्प्रेड बाय एयर के थ्रू फैलती है बीमारी। भिंडी येलो वेन मोसाइस डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस एंड इज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स इन लेडी फिंगर्स। भिंडी में ये बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि रेड येलो कलर के ऐसे पैचेस आ जाते हैं उसकी पत्तियों पर, और ये बीमारी होती है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ होती है।
नहीं, ये वायरस वाली डिसीज़ होती है, वायरस की वजह से होती है। ये कैसे होती है? प्लांट को इंसेक्ट्स की वजह से होती है। जो इंसेक्ट जो होते हैं उनकी वजह से ये डिसीज़ होती है प्लांट को। रस्ट ऑफ वीट इज़ अ फंगल डिसीज़ स्प्रेड थ्रू एयर। रस्ट ऑफ वीट करके एक डिसीज़ होती है जो कि एक फंगल डिसीज़ होती है, जिसके बारे में हमने चैप्टर में भी पढ़ा। वो एयर की वजह से, वायु की वजह से फैलती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रू ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे खाने में कभी कभी पैदा हो जाते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस पैदा करते हैं। दिस मेक्स द फूड पॉइजनस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं वो, और हमारे खाने को ख़राब हो जाता है हमारा खाना उससे। दिस मेक्स द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इससे हमारा फूड पॉइजनस हो जाता है। पॉइजनस मतलब जहरीला हो जाता है। जहरीला वो नहीं होता वैसे, लेकिन उसको एक कहा जाता है कि फूड पॉइजनस हो जाता है, और वो इससे हमें सीरियस इलनेस हो सकती है। इलनेस मतलब बहुत सारी तकलीफ़ हो सकती है, कोई बहुत सारी बीमारी हो सकती है, और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है फूड पॉइज़न से। इसीलिए हमें फूड ढका हुआ खाना और सही जो खाना, जो बिगड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। जो अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, वो खाना चाहिए। दिस फूड बोन इलनेस इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। और ये जो फूड वाली जो इलनेस होती है इसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें उसको लेते वक्त, क्या मतलब क्या कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए उसको लेते वक्त। आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी इस पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि डिसीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स होते हैं, उनको मारती है और उनकी ग्रोथ, उनको बढ़ने से रोकती है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे बनती है? जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है। उगाया जाता मतलब ग्रो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। दे आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसीज़। ये जो एंटीबायोटिक्स है उससे बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन हमें इसको एंटीबायोटिक्स लेते वक्त बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें ये करना चाहिए कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर, जो जाने माने डॉक्टर है उस फील्ड के, अगर वो रिकमेंड कर रहे हैं एंटीबायोटिक तो ही हमें लेना चाहिए। हमें मन से नहीं ले लेना चाहिए कोई भी एंटीबायोटिक्स। One must finish the course prescribed by the doctor to make the drug more effective. सेकेंड थिंग हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितने भी समय का कोर्स दिया गया है, मतलब जितने भी दिन के लिए हमें दवाई दी गई है उतने पूरे दिन की दवाई खानी चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हमारी तबीयत ठीक हो जाती है तब हम दवाई लेना भी बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने दिन की दवाई हमें डॉक्टर देते हैं उतने दिन के दवाई खानी चाहिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। And antibiotics must not be taken unnecessarily because it may kill beneficial bacteria also. एंटीबायोटिक्स हमें कभी भी, जैसे हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो भी हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। मतलब हमें थोड़ा सा अगर सर दर्द हो रहा है उसके बाद भी हम अगर कोई एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं और हमें इतना भी नहीं प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद भी अगर हम खा लेते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव। बिकॉज क्या होता है कि जब हमें सच में भी वो एंटीबायोटिक्स की, अगर हमारा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हमारी बॉडी को सच में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, अगर हम तब उसे लेते हैं तब हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट नहीं करती और फिर वो हमारी बॉडी पे कोई वो दवा असर नहीं करती। इसीलिए जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक्स तभी लेना चाहिए, मन से हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक्स लेकिन जब हमें सर्दी खांसी होती है तब एंटीबायोटिक्स हमें नहीं दी जाती क्योंकि ये वायरसेस की वजह से होती है। हमने जब भी देखा है कि जब हमको सर्दी खांसी होती है तो डॉक्टर वो ग्रीन कलर की जो विक्स वाली वो जो ग्रीन कलर की कैप्सूल आती है वो देते हैं भाप लेने के लिए, और
जिससे हमारी सर्दी ठीक हो जाए। साथ में अगर हमें कफ़ होता है तो उसके लिए हमें लिक्विड फॉर्म में जो दवाई होती है वो दी जाती है। उसके लिए हमें एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। एंटीबायोटिक मतलब जो मेडिसिन्स होती है वो नहीं दी जाती, क्योंकि ये जो सर्दी खांसी वगैरह होती है ये वायरसेस की वजह से होती है, और वायरसेस के लिए एंटीबायोटिक वायरस वाली चीज़ पे काम नहीं करती, वो सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीज़ होती है उस पर ही काम करती है। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।